जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वाली जो स्पेशल वीडियो है, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस यानी आपकी फेवरेट सब्जेक्ट जिसे हिंदी में कहते हैं राजनीति विज्ञान के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि 20 मार्च 2023 को पॉलिटिकल साइंस का आपका सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, जिसके लिए हमने अपनी तरफ से आपकी तैयारी बहुत अच्छी करवाई हुई है, जिसमें आपको 5 इंपॉर्टेंट सैंपल बच्चों 5 सैंपल पेपर आपको करवाई हुई है। ठीक है, और दोनों बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ ही मैप भी आपको करवाया हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को एक ही वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके समझने वाले। ठीक है, पूरे के पूरे जो आपके पेपर हैं उनको मैं आपको लाइन वाइज इवन वर्ड टू वर्ड बहुत बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, जिससे कि कल के पेपर के लिए आपकी तैयारी यहाँ पे बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, मैंने देखो यहाँ पे हम जो हमारे दो सैंपल पेपर हैं इनके 6-6 नंबर के 4 क्वेश्चन, यानी कि एक सैंपल पेपर के 6 नंबर के 4 क्वेश्चन और एक पेपर के 4 क्वेश्चन 6-6 नंबर के, और चॉइस मिला लें तो टोटल 8, यानी कि 8 प्लस में 8, टोटल हम 6 नंबर के 16 क्वेश्चन करेंगे, कुछ एमसीक्यू और साथ में मैप कर लेंगे। ठीक है, और इस वीडियो से आपके कल के पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। पूरा देखना वीडियो को, बहुत बढ़िया तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, और ये वीडियो हिंदी साथ ही इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होने वाले। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। देखिए, जिन बच्चों को पेपर का पैटर्न पता है, तो वैसे भी आखिरी दिन आज बच्चा है, ठीक है ना, कल पेपर है आपका, तो पैटर्न तो पता ही होगा। ठीक है, बेसिकली एक बार मैं आपको बता देता हूं। जैसे पेपर में आपके 12 एमसीक्यू होंगे। ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं। हाँ, पेपर में 12 एमसीक्यू, 2 नंबर के 6 क्वेश्चन, 4 नंबर के 5 क्वेश्चन, 4 नंबर का 35 एमसीक्यू, 4 नंबर का 8 एमसीक्यू, 4 नंबर का मैथ। ठीक है, 27 से 30 6 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन होंगे, सभी में चॉइस मिलने वाली है। ओके, तो पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, आपको दो आपके जो सैंपल पेपर थे, ठीक है, दो सैंपल पेपर, उनका आपको खंड ए, खंड बी, खंड सी ये समझा दिया था। इस वीडियो में डी प्लस में ई आपको दो पेपर के हम समझाने वाले, बहुत बढ़िया तरीके। वीडियो आपकी 1 घंटे की बनेगी, तो वीडियो को कंप्लीटली देखना, तैयारी आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, टाइम कम है इसीलिए हम आपको सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर समझाते चलेंगे। ठीक है, जैसे कि सेक्शन डी से अगर हम शुरुआत करें बच्चों, तो यहाँ पे हमने लिया है एक गद्यांश, बहुत बढ़िया है। गद्यांश है, गद्यांश पर आधारित एमसीक्यू है। जैसे कि पृथ्वी के पर्यावरण को सुरक्षित, संरक्षित तथा पोषित करने के लिए राज्य विश्व भागीदारी की भावना के आधार पर सहयोग करेंगे। देश जो है वो विश्व लेवल पे आपस में हेल्प करेंगे इन्वायरमेंट को सुरक्षित करने के लिए। ठीक है, पर्यावरण को खराब करने से संबंधित S1 भागीदारी को ध्यान में रखते हुए साझे परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों को जो राज्य है वो निभाएंगे। विकसित देश कुछ अलग जिम्मेदारियां, विकास से अलग जिम्मेदारी निभाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है भाई। अब ये जो गद्यांश है बच्चों, क्वेश्चन क्या दिया गया है, गद्यांश में लिखी गई बातें कब और कहां से ली गई हैं? तो गद्यांश में लिखी गई बातें जो है वो 1992 के पृथ्वी सम्मेलन से ली गई हैं। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन से 1992 के। ठीक है, अब ये जो अभी हमने बात देखी बच्चों कि राज्यों को साझी परंतु भिन्न भिन्न जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, इसका मतलब क्या है, क्यों कहा गया ऐसा? ऐसा इसलिए कहा गया है ताकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में जो विकसित देश है इनकी अधिक भूमिका है, इसीलिए पर्यावरण को बचाने के लिए भी इनकी अधिक भूमिका होगी। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन के बारे में असत्य का चयन कीजिए। तो पृथ्वी सम्मेलन में वयस्क देशों पर पर्यावरण संरक्षण का भार नहीं था। वयस्क यानी कि जो विकसित देश है उन पर पर्यावरण संरक्षण का अधिक भार डाला गया था, लेकिन यहाँ पे नहीं बोला गया है, तो ये असत्य हो जाए। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए तेजी से बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का प्रोत्साहन किया गया। निरंतर कृषि में होती कमी को बेसिकली बढ़ाने का काम किया गया। ठीक है, वायुमंडल में ओजोन गैस की जो मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, इसको कमी की बात की गई, तो प्रोत्साहन के ये आधार मिले। ठीक है ना, तो यहाँ पे डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये पृथ्वी सम्मेलन के बारे में बात हो गई और ये आपका वो हो गया। मैप की बात कर लेते हैं आपके सामने। तो मैप यहाँ पे अच्छा इंग्लिश मीडियम में रह गया क्या? अच्छा देख लो, when and where were the things written in the passage state that is Earth Summit 1982, and why are the states being asked to share common but differentiate postulate, that is option number B. Choice the untrue about the Earth Convention, option number C. And what is the basic of giving more encouragement to environmental protection, all of the above. ठीक है, मैप आ जाता है आपका। मैप के संबंध में यूरोप का मैंने मैप लिया है बच्चों बढ़िया तरीके से, क्योंकि यूरोप का मैप आता है। यहाँ पे दिया गया यूरोपीय संघ का पुराना देश, ठीक है, पुराना सदस्य देश, यूरोपीय संघ का नया सदस्य देश, यूरोपीय संघ का वह देश जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, और वह देश जिसने 2016 में
जनमत संग्रह के पश्चात यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय लिया था। ठीक है, तो मैप में देखते हैं सबसे पहले पुराना और नया देश। तो पुराना देश जो बच्चों वो यहाँ पे दिया गया सी वाले पार्ट में। ठीक है, पुराना देश आपका यहाँ पे सी में दिया गया। पहले के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आयरलैंड है। पहले के लिए यहाँ पे हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है ना, आयरलैंड ही हो जाएगा। उसके बाद में जो नया सदस्य देश है बच्चों, ये कौन सा है तो देखते हैं एक बार। नया सदस्य देश, ठीक है, नया सदस्य है बच्चों यहाँ पे ये 2 वाला, यानी कि पोलैंड। क्या है ये पोलैंड है आपका। ठीक, यहाँ पे अगला दिया हुआ है कि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता वाला राज्य, तो वो कौन सा है भाई, यानी कि कंट्री कौन सी है, तो वो बी है तीसरे के लिए, यानी कि ये हमारा फ्रांस है बेसिकली। एंड द लास्ट की 2016 में जो अलग हो गया था इससे बेसिकली यूरोपीय संघ से, वो कौन सा था, वो था ब्रिटेन। अब ब्रिटेन कहाँ है, आयरलैंड के नीचे यहाँ पे डी पे ये ब्रिटेन आ जाता है। तो एक एक करके इसको आप मैप में भर देंगे जानकारी के हिसाब से। जैसे पहली जानकारी के लिए क्या अक्षर है, अक्षर सी है, कंट्री का नाम आयरलैंड है। दूसरी जानकारी के लिए अक्षर ए है, कंट्री का नाम पोलैंड है। तीसरी जानकारी के लिए अक्षर बी है और कंट्री का नाम फ्रांस है। अक्षर डी है और कंट्री का नाम ब्रिटेन। इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका। ओके, एंड देन यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं अपने क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आ जाता है हमारा कार्टून वाला। ठीक है ना, कार्टून वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो ये कार्टून दिया हुआ है। अब इसमें देख सकते हैं एक कठपुतली है। ठीक है, इसको ऊपर से 2 ये व्यक्ति देख रहे हैं, मतलब कि उसको पकड़े हुए हैं। ये संसद को यहाँ पे दिखाया गया बेसिकली। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों हमारे सामने कि किस प्रधानमंत्री को कठपुतली के तौर पे दिखाया गया है। तो कौन से प्रधानमंत्री है यहाँ पे, वीपी सिंह को कठपुतली के आधार में दिखाया गया, क्योंकि उस समय गठबंधन की सरकार मेनली देखी गई। ठीक है, कठपुतली सरकार की डोर किसके हाथों में है। ठीक है, तो ये जो डोर आप देख रहे हैं इन 2 व्यक्तियों की, ये 2 व्यक्ति किसके संबंध में, एक लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं और एक दूसरे व्यक्ति का नाम जो है वो है ज्योतिष बसु। तो बी वाला राइट हो जाएगा, लाल कृष्ण आडवाणी और ज्योतिष बसु। नेहरू की मृत्यु तो पहले ही हो चुकी थी। केवल लाल कृष्ण आडवाणी एक व्यक्ति तो है नहीं, 2 है। मोरारजी देसाई जनता पार्टी के संबंध में थे। ठीक है ना, तो बी राइट है। भारत में केंद्रीय स्तर पर जो गठबंधन की सरकारें थी, इनका युग कब प्रारंभ हुआ था, तो इनका युग प्रारंभ हुआ था जो 1989 में। ठीक, 1989 में किस मोर्चे ने सरकार बनाई थी, तो मोर्चा था राष्ट्रीय मोर्चा, जिसने अपनी सरकार बनाई थी। ठीक है ना, तो कंप्लीट होगा आपका ये वाला कि कठपुतली के रूप में वीपी सिंह को दर्शाया गया है। कठपुतली है किसकी, डोर जो डोर पकड़ रखे वो कौन है, लाल कृष्ण आडवाणी और ज्योति बसु है। ठीक है, 89 में जो गठबंधन की सरकारें थी, इनका युग प्रारंभ हुआ था। और बाकी की एक दो बातें यहाँ पे। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में ये आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। ब्रिक्स की स्थापना जो थी, कई बच्चे कहते थे सर जी 2006 में हुई थी। देखो ऑफिशियली अगर हम बात करें ब्रिक्स की स्थापना की, तो 2009 में, 2006 में शुरुआत हो चुकी थी ब्रिक्स की कि हम ना इस गठबंधन वगैरह कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है ना, इसलिए ब्रिक्स की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, आर्थिक सहयोग था। किसी देश को शामिल करने के लिए ब्रिक्स में परिवर्तित किया गया था। ब्रिक्स जो था ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ था दक्षिण अफ्रीका को। 2019 में 11 सम्मेलन ब्राजील में हुआ। ये कुछ बातें चित्र के बारे में आपका इंग्लिश में आ जाएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन शोन इन अ पपेट। तो ये पपेट जो है इसमें किसको दर्शाया गया है, वीपी लायन, वीपी जो सिंह है उनको दर्शाया गया है। लायन लिख दिया, सिंह आना चाहिए था। ठीक है, इन विच हैंड्स आर स्टार्टिंग स्ट्रिंग्स, जो बेसिकली धागे है, छड़ी है, वो किसके हाथों में है, वो लाल कृष्ण आडवाणी और ज्योतिष बसु के। ठीक है, और जो कोलिशन गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ था सेंट्रल लेवल पे, कब हुआ था 1989 में। एंड किसने गवर्नमेंट बनाई थी 1989 में, तो नेशनल फ्रंट ने। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। और आपका जो दूसरा वाला पेपर है उसमें भी आपको चित्र वाला एक बार दिखा देता हूँ, फिर हम ये वाला कर लेंगे। ठीक है, दूसरे पेपर में चित्र वाला आपका ये था बच्चों, जिसमें इंदिरा गांधी जी जो है ये 1971 के चुनाव को यहाँ पे दर्शाया गया था। ठीक है, और यहाँ पे जो ये है ग्रैंड अलायंस को दर्शाया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि उपरोक्त कार्टून में जो लोग है वो किस चुनाव के संबंध में है, 1971 के लोकसभा के चुनाव। पराजित खिलाड़ियों के रूप में किसे दर्शाया गया है बच्चों, तो ये ग्रैंड अलायंस की बात आ जाती है। एंड देन ये कार्टून किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था, तो द ग्रैंड फिनिश के संबंध में। कार्टून में जिस नेता को दर्शाया गया जो विजयी रहा वो इंदिरा गांधी जी। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका जो है इंग्लिश में आ जाता है यही वाला कि वो कार्टून इज रिलेटेड विद इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा 1971 एंड देन who are shown defeated players, that is major opposition leaders, grand alliance, and why what name they did the cartoon become famous, that is grand finish, and which leader is shown victorious in the cartoon, that is Indira Gandhi. एंड देन यहाँ पे आपका आ जाता है मैप वाला पार्ट। ठीक है, एक सेकेंड, अच्छा हाँ, ये तो चित्र वाला हो गया ना। अभी आपका एक वो वाला बचता है, क्या बोलते हैं, एक मैप रहेगा ना आपका जो बताना था मुझे।
ये रहा, ये मैं बेसिकली मैं आपको करवा चुका हूँ पिछली वीडियो में, तो आई थिंक आपको पता तो होगा ही कि भाई दलाई लामा को जब शरण दी थी, ठीक है ना, तो भारत का किसने विरोध किया था? तो चाइना ने किया था। भारत का जिस कंट्री के साथ में द्विपक्षीय संधि है, आना जाना लगा रहता है, नागरिकों की वस्तुओं की मुक्त आवाजाही है, वो नेपाल है। 1984 में 1948 में जो आजाद हुआ था एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है, वो म्यांमार है, ठीक है। और मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके साथ में तेल का आयात होता है वो रूस आ जाता है, तो बस यहीं पे वही मार्क कर देंगे, ठीक है। ये बी रहा, पहले के लिए दलाई लामा का इसने विरोध किया था। डी मुक्त व्यापार आ जाता है, और सी एक्ट ईस्ट, मतलब ये जो है एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा, और चौथा मुक्त व्यापार और तेल वाला व्यापार की बात आ जाती है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका भाई क्वेश्चन। समुद्र दक्षिण बी चाइना, डी नेपाल, ए म्यांमार, और चौथी जानकारी के लिए रसिया आ जाता है, ठीक है। मेनली हमारे लिए जो आज की इस वीडियो का मेन क्वेश्चन वो यहाँ पे आ जाता है। हर एक क्वेश्चन बड़े बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, वीडियो 1 घंटे की बनेगी, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में दिया गया बच्चों, सोवियत संघ जो कभी एक बहुत बड़ी महाशक्ति हुआ करता था, यूएसए के अलावा यूएसएसआर उसको टक्कर देने वाला था, उसका विघटन हो गया है। विघटन हो गया, विघटन तो हुआ लेकिन वो एक बहुत लंबे चरण की प्रक्रिया से। तो आपको समझाना है कि ये विघटन के मेनली कारण क्या रहे थे, ठीक है। तो आइए एक एक करके कारण को समझते हैं क्या क्या रहे। सोवियत संघ के विघटन के कारणों में सबसे पहला ये था एक दलीय व्यवस्था का अत्याचार, अर्थात सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी ने लगभग 70 साल तक शासन किया था, और ये पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह बिल्कुल नहीं थी। इसको जो विशेष अधिकार मिले थे उसका ये गलत उपयोग करते थे, भ्रष्टाचार फैला रहे थे, बाजार नहीं खोल रहे थे, नागरिकों को विकास के झांसे में रख रहे थे। बेसिकली पूरी तरीके से इस पार्टी ने सोवियत संघ को अंदर से खोखला कर दिया था, ठीक है। दूसरा, संसाधनों का अनुचित उपयोग। सोवियत संघ के पास में जितने भी खनिज संसाधन या जो भी संसाधन होते थे, उनका उपयोग ज्यादातर ये करता था सैन्य साजो सामान में और परमाणु हथियारों को बनाने के लिए, और साथ ही अधिकतर इकोनॉमिकल जो फंड्स थे वो पूर्वी यूरोप के उन देशों को दिया करता था, ताकि जो उसमें यूरोपीय संघ में शामिल है वो उसके पिछलग्गू बने रहे। नागरिकों की असंतुष्टि थी, क्यों भाई? क्योंकि उन्हें अभिव्यक्ति व आलोचना का अधिकार था ही नहीं, सरकार का वो विरोध ही नहीं कर पाते थे, ठीक है। नेताओं को विशेष अधिकार मिले थे जिससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। मीडिया पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी जिससे वो सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाते थे, ये भी सबसे बड़ी समस्या थी। नागरिकों की जागरूकता, नागरिक तो वो भाई जागरूक होने लगे कि उन्हें जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो धोखे में रख रही है कि हम पश्चिमी देशों से तेजी से विकास करें, एक्चुअली हम और पीछे जा रहे थे, ठीक है। गोरबाचेव के द्वारा जो सुधार किए गए थे ग्लासनोस्ट के खुलेपन की प्रस्तुत रेखा यानी कि पुनर्रचना के, तो ये उतने संभव हो नहीं पाए, इनका विरोध किया गया, तो ये भी कारण बन गया था। सोवियत प्रणाली जो थी इस पे पूरी तरीके से नौकरशाही का सिकंजा कसता चला गया था, और एक बार जब 1991 में वहां पे तख्ता पलट हुआ तो नागरिकों को स्वतंत्रता का महत्व पता चल गया और उन्होंने सोच लिया अब हमें स्वतंत्र ही रहना है, इसीलिए समाप्ति की घोषणा हो गई। कब? 25 से 26 दिसंबर। बेसिकली आपको कमेंट में बताना है, मुझे सभी बच्चे बताएंगे कि 25 या फिर 26 दिसंबर को 1991 में जो रूस के बेसिकली जो राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री वटेवर जो भी थे, ठीक है, राष्ट्रपति कह सकते हैं, यल्तसेन, इनके नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन, बेलारूस, इन्होंने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। और फाइनली 25 या फिर 26, आपको कमेंट में बताना है 25 है फिर 26 है, ठीक है, कि 25 से 26 दिसंबर को पूरी तरीके से सोवियत संघ विघटित हो गया था, ठीक है। तो सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या क्या रहे, समझ में आया? एक दलीय व्यवस्था का अत्याचार, संसाधनों का अनुचित उपयोग, नागरिकों की असंतुष्टि, नागरिकों की जागरूकता, गोरबाचेव के द्वारा की सुधार, समाप्ति घोषणा। अब कई बच्चे कहेंगे सर जी इसमें 2-3 कारण तो आप लिखे नहीं। देखो 6 नंबर के लिए इनफ है इतना, और मैं आपको वो आसान आसान बता रहा हूँ ताकि आप याद करके लिख के आओगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब बारी ये आती है, चलो मानव सोवियत संघ विकसित हो गया, अब इसमें 15 गणराज्य शामिल थे, ठीक है। 3 अगर हम हटा दें जो बेसिकली सीआईएस के संस्थापक थे, रूस, बेलारूस और यूक्रेन, इनको हटा दें तो 12 बच जाते। तो ऐसे में 12 प्लस में 3, ये जो 15 गणराज्य थे, इन्होंने जिस नई व्यवस्था को अपनाया था उसे बोलते थे शॉक थेरेपी। तो ये शॉक थेरेपी थी क्या, इसके परिणाम क्या थे, ये समझाइए, ठीक है। शॉक थेरेपी और इसके परिणाम आपसे पूछे गए, लेकिन मैं आपको शॉक थेरेपी बताऊंगा, इसकी विशेषता और परिणाम सभी बता दूंगा, ठीक है। शॉक थेरेपी थी क्या? तो बेसिकली जब यूएसएसआर का विघटन हो गया था, तो इसके विघटन के बाद में रूस ने मध्य एशिया, रूस और मध्य एशिया के जो गणराज्य थे पूर्वी यूरोप, इन सभी ने क्या किया, जो कि बेसिकली यूएसएसआर में शामिल थे, उन्होंने पूंजीवाद को अपनाना शुरू किया, ठीक है। इसीलिए विश्व बैंक के द्वारा और जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसके द्वारा इसे शॉक थेरेपी दिया गया, अर्थात सोवियत संघ में जो भी कंट्री शामिल थी उनका साम्यवाद के जरिए उन्हें आघात पहुंचा और पूंजीवाद के जरिए उनका उपचार हुआ, इसीलिए
आघात पहुंचाकर उपचार करना शॉक थेरेपी कहा जाता है। ये है इसका फैक्ट। ओके, हमसे परिणाम पूछे गए, लेकिन परिणाम की बजाय मैं पहले आपको विशेषता बता देता हूँ। आपको आंसर में नहीं लिखनी है विशेषता, ठीक है, अलग से पूछा जाएगा तब लिखना है। शॉक थेरेपी की वही विशेषता सबसे पहले ये थी कि मिल्कियत जमीन पर सबसे जो निजी स्वामित्व रहेगा, मतलब जो स्वामित्व रहेगा वो निजी रहेगा, प्राइवेट हो जाएगी, ठीक है। सामूहिक फार्म हटाए जाएंगे, निजी फार्म को लाया जाएगा और पूंजीवादी पद्धति से खेती की जाएगी। शॉक थेरेपी में ज्यादा से ज्यादा विकास किस आधार पर किया जा सकता है? व्यापार करके, ठीक है। और इसमें पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन यानी कि अर्थव्यवस्था को खोलना, मुद्राओं की आपसी परिवर्तिता, मुक्त व्यापार करना, ये सारी नीतियां जब रही तो शॉक थेरेपी तेजी से विकसित हुई थी। ये चीजें हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे परिणाम बताने थे भाई, तो शॉक थेरेपी को जब इन कंट्रीज ने अपनाया तो कुछ आर्थिक परिणाम इसके निकले, कुछ सामाजिक निकले। आर्थिक क्या क्या निकले थे इसको समझते हैं। तो बेसिकली सोवियत संघ के विघटन के पश्चात सोवियत संघ के कुछ ऐसे गणराज्य थे जिनके उद्योगों को औने पौने दामों पर बेचा गया, यानी कि कोई उद्योग उस समय अगर 10 लाख तक का था तो उसे मात्र 1 या 2 लाख में या फिर 50-60 हजार में बेच दिया गया था, ठीक है ना। और इतिहास में इंटरनेशनल लेवल पर ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, इसीलिए इसे इतिहास की सबसे बड़े गराज से कहा जाता है, ठीक है। अब औने पौने दाम पर से बेचा जाएगा, मतलब उसके पास पैसा नहीं होगा, तो पैसा नहीं था इसलिए उसने, ये जो गणराज्य थे जिन्होंने शॉक थेरेपी को अपनाया था, उन्हें विदेशी कर्जा लेना पड़ा। और विदेशी जब कर्जा लिया तो आर्थिक विकास जो था उनका धीमा हो गया, और कर्जा लेने से जीडीपी बढ़ती है कभी नहीं, गिरावट हो जाती है। तो 1990 के दशक में सकल घरेलू उत्पाद सोवियत संघ के जो विकसित गणराज्य थे, नए कंट्रीज थी, उनका नीचे चला गया जीडीपी, ठीक है। सामूहिक कृषि से निजी कृषि की शुरुआत हुई, जिससे विभिन्नता उत्पन्न हो गई, क्योंकि जिसके पास जमीन थी वो तो और अमीर हो गया, जिसके पास जमीन नहीं थी वो और गरीब होता चला गया। तो ये मेनली इफेक्ट्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं इकोनॉमिकल। बारी आती है सामाजिक की। तो धनी और निर्धन लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी असमानता हो गई, क्योंकि एक तरफ तो वो लोग थे जिनको फायदा हो रहा था, एक तरफ वो लोग थे जो इनको नुकसान हो रहा था, ठीक है। जो लोग पढ़े लिखे थे और जो लोग इनके अत्याचार को नहीं सह सकते थे वो इनके गणराज्य को छोड़ छोड़ के चले गए, और जिन्होंने आवाज उठाई उनको मौत की घाट उतार दिया गया, ठीक है। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि कुछ लोग जब वो गांव में आते हैं उनका शोषण करके जाते हैं, ठीक है, उनको मार के भगा देते हैं, वहां पे कब्जा कर लेते हैं। जैसे विलेंस वगैरह जो है ना, वो कहते हैं कि तुम्हें ये बस्ती खाली करवानी है, वो खाली करवा देते हैं। तुम्हें यहाँ पे अस्पताल बनाना है, बेशक से कुछ भी हो यहाँ पे, बस तुम्हें इनको भगाना है यहाँ से। तो इस तरीके से एक माफिया वर्ग का उदय हुआ था इन सोवियत संघ के गणराज्यों में, ठीक है। कैसा समाज में एक ऐसा वर्ग जो लोगों के यानी कि गरीबों के घर छीन लेते थे, उनका शोषण करते थे, ये बात है, ठीक है भाई। तो कंप्लीट आपको समझ में आ गया शॉक थेरेपी क्या है। ये रहा आपका, कहाँ चला गया, हाँ, शॉक थेरेपी क्या है और शॉक थेरेपी के परिणाम, बेसिकली विशेषताएं आपको इसमें लिखनी नहीं, मैंने आपको अलग से बताई। शॉक थेरेपी के आर्थिक परिणाम आपके ये आ जाते हैं और शॉक थेरेपी के सामाजिक परिणाम आपके ये आ जाते हैं। इन क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे तो द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन व्हिच वाज once the world's second largest superpower resulted in a long phase to contest of the statement write the reasons for the disintegration of the Soviet Union। ठीक है ना, तो क्या क्या था यहाँ पे आप देख सकते हैं, हर एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इन सभी को पढ़िए क्या क्या रीजन थे भाई, ठीक है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है वो बच्चों, सेकंड है कि व्हाट इज शॉक थेरेपी एंड राइट रिजल्ट्स। तो शॉक थेरेपी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर्स आपको इसमें नहीं लिखने, मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए हुए हैं। फीचर जो कॉन्सिक्वेंसेस वो आपके यहाँ पे आ जाते हैं, ये दिया हुआ है, आप इसको इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं, सोशली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 बढ़िया तरीके से समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा। दिया गया है बच्चों, हरित क्रांति क्या थी, हरित क्रांति की विशेषता तथा परिणाम लिखिए। ये प्रश्न काफी बढ़िया है, हरित क्रांति थी क्या, विशेषताएं, परिणाम, ठीक है। हरित क्रांति 1960 के दशक में जब भारत में अकाल पड़ गया था, तो भारत सरकार ने 1966 में, 66 और 67 में अकाल को खत्म करते हुए खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए, क्योंकि हमें अनाज विदेशों से मंगाना पड़ रहा था, ठीक है, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए खाद्यान्न के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया जिसे हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति की बहुत सारी विशेषताएं रही थी, ये विशेषताएं आपको लिखनी नहीं है, आप अच्छा लिखनी है, ठीक है, दिया गया ना तो लिखना है। हरित क्रांति में बेसिकली उन इलाकों को टारगेट किया गया जहां पे संसाधन पहले से ही उपलब्ध थे, पहले से सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी और किसान पहले से ही अमीर थे, उनको टारगेट किया गया, ठीक है, क्योंकि ये जो किसान थे पहले से सक्षम, पहले से समृद्ध, ये कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते थे, इसीलिए, ठीक है। सरकार ने गुणवत्ता वाली बीज ने प्रोवाइड कराए, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा ने प्रोवाइड कराई थी, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि जो खाद्यान्न था वो तेजी से विकसित होने लगा, इनकी खाद्यान्न का उत्पादन होने लगा, ठीक है।
सरकार ने ये कहा कि तुम बस कृषि करो और फसल का उत्पादन करो, जितनी भी फसल आप तुम लोग उगाओगे ना, उसको सारा का सारा हम खुद खरीदेंगे, टेंशन मत लो, बस तुम फसल उगाते जाओ, ठीक है ना। ये बात कही गई थी। परिणाम क्या निकले सकारात्मक में? सबसे पहले कि भारत जो था वो खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया। जहां पहले भारत जो था पहले भोजन मंगाता था, अनाज मंगाता था, अब वो निर्यातक बन गया है, यानी कि अब वो भोजन अनाज भेजता है दूसरी कंट्री, ठीक है। भारत में खाद्यान्न की फसलों का अधिक उत्पादन होने लगा था, जिससे आत्मनिर्भर आयात से निर्यातक बना। नकदी फसलें जैसे कि गन्ना, कपास, गेहूं, चावल ये ज्यादा उगाई जाती थी। कृषि से संबंधित जो उपकरण थे जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह, तो जहाँ पे वो बनाए जाते थे उन उद्योगों में लोगों को रोजगार भी मिला, तो इनडायरेक्टली लोगों को रोजगार भी हरित क्रांति की वजह से मिला था। कुछ नकारात्मक परिणाम रहे थे, जैसे कि अनुचित लाभ मिला, अर्थात पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान थे ये तो बहुत मजबूत हो गए, बाकी बाकी के भारत के किसान पिछड़ गए। आर्थिक असमानता हुई, क्योंकि जो किसान पहले से अमीर था इस दौरान वो और अमीर हो गया, जो गरीब था और गरीब हो गया। इस दौरान अधिक से अधिक रसायन का उपयोग किया गया था, जिसकी वजह से मिट्टी की उर्वरता में कमी होने लगी, जिससे बाद में हालांकि सुधार लिया गया था, ठीक है ना। तो दैट इज ऑल अबाउट, ओके। हरित क्रांति के बारे में क्या क्या बातें बताई गई आपको समझ में आ गया ना? हरित क्रांति की विशेषताएं क्या है, हरित क्रांति क्या है, इसकी विशेषताएं, हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम और इसके नकारात्मकता, ठीक है। अब बारी आती है अगले क्वेश्चन की। देखिए हम सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट आंसर की बात करें, फालतू का टाइम हमारे पास वेस्ट करने की जरूरत है नहीं, ये टाइम बहुत कम है आपके पास, ओके। आपातकाल के दौरान मीडिया, नागरिकों तथा नेताओं के साथ में जो ज्यादतियां हुई थी उसका आपको वर्णन करना है। क्या क्या हुआ था भाई, आइए समझते हैं। देखिए आपातकाल के दौरान मीडिया नागरिकों तथा नेताओं के साथ में हुई ज्यादतियां निम्नलिखित हैं। जैसे जनसंचार तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता छिन गई थी, अर्थात आपातकाल के दौरान रातों रात अखबार जो दफ्तर थे, प्रेस जो थी, उनकी बिजली काट दी गई, ताकि अखबार जो है वो कुछ सरकार के विरोध में छाप न सके, उन पर सेंसरशिप लगा दी गई थी, ठीक है। अर्थात अब अखबार को अगर कुछ भी छापना है तो पहले सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। जिन समाचारों को छापने से रोका जाता था उन्होंने पता क्या किया था, उन्होंने अखबार में एक पेज खाली छोड़ देते थे, जिससे लोगों को ये अंदाजा लग जाता था कि यहाँ पे सरकार के विरोध में कुछ लिखा जाना था, इसीलिए, और उसको खाली छोड़ देते थे, ठीक है। नेताओं के संबंध में बात करें तो नेताओं के मामले में सरकार के द्वारा रातों रात निवारक नजरबंदी के तहत केवल और केवल शक के आधार पे कई हजार सैकड़ों जो विपक्षी नेता थे इनकी गिरफ्तारी कर ली गई, जैसे कि मुरारजी देसाई, जेपी नारायण, ठीक है, इन सभी की, ठीक है। इनका फोन टैप किया जाने लगा, और जो बच गए थे वो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ में षड्यंत्र रचते रहे थे, ठीक है। यहाँ पर नागरिकों के साथ में अत्याचार हुए थे, जैसे कि अनुच्छेद 21 जो था भारतीय संविधान में जीवन जीने का अधिकार जैसे कभी छीना नहीं जा सकता है, उसे भी छीन लिया गया था। लोगों को जबरन पकड़ पकड़ कर उनकी नसबंदी की जा रही थी, क्योंकि इंदिरा गांधी जी को लग रहा था सब घर में है तो जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी, जिससे इकोनॉमिकल कंडीशन और खराब होगी, तो लोगों की जबरदस्ती पकड़ पकड़ के नसबंदी करवाई जा रही थी, ठीक है। साथ ही दिल्ली की झुग्गी झोपड़पट्टियों को इस बात को कहते हुए कि हम तुमको अच्छा घर बना के देंगे, स्मार्ट सिटी बना के देंगे, उनको तोड़ दिया गया, लेकिन आगे उनको घर वगैरह मकान कुछ नहीं दिया गया था, ठीक है। इस दौरान मीसा का गलत उपयोग हुआ था, जिसके तहत केवल और केवल शक के आधार पे तकरीबन 10 लाख लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था, और 1 लाख लोगों की थी पुलिस हिरासत में मौत ही हो गई थी, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। साथ ही यहाँ पर जो है धार्मिक संप्रदायों पर प्रतिबंध लगा था, जैसे कि सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर कि धर्म के नाम पे हो सकता है कि गड़बड़ी हो, इसको आधार बनाकर इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और जमात इस्लामी इस पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि ये दोनों ही हमारे खिलाफ भड़क सकते हैं, और धर्म के मामले में जब बात आती है तो ये जो है सबसे उग्र रूप दिखाते हैं, इसीलिए इन पे प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। तो आपको देखो पता है क्या होगा, पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जनसंचार अयुक्त का जाना, इसका क्या मतलब था 6 नंबर में, ठीक है। नेताओं के साथ में क्या ज्यादतियां हुई 4 नंबर में, नागरिकों के साथ में क्या ज्यादतियां हुई 6 नंबर में, मतलब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे आपके ये, ठीक है। पूरा ऐसे नहीं आएगा, इसमें से हर एक पॉइंट अलग करके पूछ लिया जाएगा, मैं आपको एक साथ में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी हर एक क्वेश्चन की तैयारी एक ही बार में हो जाए, ठीक है भाई। तो समझ में आ गया ना आपको ये दोनों, कि आपातकाल के दौरान में नागरिकों के साथ में मीडिया नेता के साथ में क्या क्या हुआ था, ओके। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के, आइए मैं आपको दिखा देता हूं आपका अगला, कि व्हाट वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट द फीचर्स एंड रिजल्ट्स ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है ना। तो क्या था भाई ग्रीन रेवोल्यूशन, देखते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो ये था बेसिकली, फीचर्स क्या थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, वो आप इजीली यहां से देख सकते हैं, दैट्स ऑल ऑफ दिस वन, ठीक है। एंड देन कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या निकले ग्रीन रेवोल्यूशन की, पॉजिटिव्स, वो आप इजीली यहां से देख सकते हैं, सभी के सभी आपको दिए गए हैं, ठीक है। फिर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या निकले ग्रीन रेवोल्यूशन के, वो आप इजीली यहां से देख सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, कि डिस्क्राइब द कास्ट दैट हैपेंड टू द मीडिया, सिटीजंस एंड पॉलिटिशियंस ड्यूरिंग द इमरजेंसी।
तो क्या क्या था भाई, आइए देखते हैं। द फॉलोइंग आर दी, जो दिया गया उसके बारे में क्या क्या ज्यादतियां हुई थी। तो फ्रीडम ऑफ मैस मीडिया एंड एक्सप्रेशन वाज टेकन अवे। ठीक, फर्स्ट हो गया मीडिया के बारे में। एंड सेकंड, एक्सटॉर्शंस रिलेटेड टू लीडर्स, लीडर्स के साथ में क्या क्या हुआ, सेकंड हो गया। एक्टोटियस ऑन सिटीजंस वायलेशन ऑफ राइट्स, तो सिटीजंस के साथ में क्या हुआ, ये आ जाता है। एंड द लास्ट वन कि बैन ऑन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, नाउ बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 29, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दो क्वेश्चन यहाँ पे बढ़िया बढ़िया हैं कि विगत कुछ वर्षों के दौरान जो पर्यावरणीय आंदोलन है इनकी भरमार देखी गई है, कथन के संदर्भ में इसको स्पष्ट कीजिए। तो ये जो प्रश्न मैं आपको अभी ऑलरेडी एक पेपर में अपलोड किया, पेपर 4, उसमें समझा चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, फिर दोबारा समझा देता हूँ एकदम शॉर्ट फॉर्म में। पूरे विश्व में आज के टाइम पे पर्यावरण आंदोलन सबसे जीवंत माने जाते हैं और विविधतापूर्ण और ताकतवर आंदोलनों में पर्यावरण शामिल किया जाता है। ठीक है, पर्यावरण आंदोलन में सबसे बड़े जो आंदोलन चलाए जाते हैं बच्चों, वो खनिज उद्योग आंदोलन होते हैं। क्यों भाई, क्योंकि खनिज जो है ये धरती के अंदर पाए जाते हैं, तो बड़ी बड़ी माइनिंग जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो इन खनिजों को धरती से निकालने के लिए बहुत ज्यादा रसायनों का भरपूर मात्रा में प्रयोग करते हैं, जिससे कि जहाँ पे वो खनन कर रहे होते हैं वो भूमि, वहां का जलमार्ग और आसपास के कई किलोमीटर का इन्वायरमेंट प्रदूषित हो जाता है, जिससे कि स्थानीय वनस्पतियां खराब हो जाती हैं, लोगों को वहां से जाना पड़ता है, विस्थापित हो जाता है। इसीलिए इनका विरोध किया जाता है। जैसे कि उदाहरण है फिलीपींस। फिलीपींस में कई समूहों ने, व्यक्तियों ने, नागरिकों ने एक साथ मिलकर, संगठनों ने एक साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया से एक बहुराष्ट्रीय कंपनी आई थी जिसका नाम था फिलीपींस में वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन। तो ऑस्ट्रेलिया की ये कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन जो थी, यहाँ पे ना परमाणु शक्ति बना रही थी, जिससे कि लोगों को बहुत ज्यादा हानि हो रही थी, तो उसका विरोध किया गया था। ठीक, दूसरा है वन आंदोलन। बेसिकली दक्षिणी देशों जैसे कि मैक्सिको हो गया, चिले, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, महादेशीय अफ्रीका, भारत के वन आंदोलन, इन सभी यहाँ पर वनों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाए रखने के लिए, वनों की रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए और पर्यावरण संतुलन बना रहे, इसके लिए वन आंदोलन किए जाते हैं ताकि वनों की कटाई ना हो। ठीक है, तीसरे आंदोलन है बिग डैम्स मूवमेंट, यानी कि बड़े बांधों के खिलाफ। बड़े बांधों के खिलाफ आंदोलन इसलिए चलाए जाते हैं ताकि नदियों को, घाटियों को बचाया जा सके, आसपास के जो एरिया के जो लोग रहते हैं, जो जमीन है, उसको बचाया जा सके। विश्व में पहला बांध विरोधी आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध में चलाया गया था 1980 के शुरुआती दशक। ठीक है, अगर हम एक पर्टिकुलर जगह के नाम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले बड़े बांधों के खिलाफ आंदोलन चला था, दैट इज फ्रैंकलिन नदी पर। ठीक है, क्यों चला था, क्योंकि फ्रैंकलिन नदी के आसपास के जो पर्वतीय वन थे, इसको इससे हानि हो जाती, इसीलिए ये बड़े बड़े बांध जो बनाए जाते थे फ्रैंकलिन नदी पे, इसको खत्म किया गया था। ठीक है, इसका विरोध किया गया था। भारत में भी बांध विरोधी और नदी थे आंदोलन था, कौन सा, नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। देखिए मेरी स्पीड जरूर होगी समझाने की तेज, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, आई एम श्योर 100%, है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सुरक्षा के नए खतरे के स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो सुरक्षा के नए खतरे के स्रोत क्या क्या होते हैं, आइए समझाते हैं। सुरक्षा के नए खतरे के स्रोत, सबसे पहला है आतंकवाद। आतंकवाद को हम राजनीतिक खून खराबे भी बोलते हैं। बेसिकली आतंकवाद जो है ये सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी मांगों को मनवाने के लिए, और कई बार तो आतंकवादी अपनी मनमर्जी करने के लिए या फिर सरकार को विवश करने के लिए क्या करते हैं, नागरिकों का अपहरण कर लेते हैं, उनको निशाना बनाते हैं। कई बार जैसे विमान अपहरण कर लेना, भीड़ भाड़ वाली जो जगह होती है, रेलगाड़ी, होटल, बाजार या फिर अन्य जगह जो होती है जहाँ पे ज्यादातर लोग होते हैं, इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, तो वहाँ पे बॉम्ब लगा के फोड़ देना। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति भवन, संसद भवन वगैरह। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल लेता हूं कि 11 सितंबर 2001 में आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोला था। ठीक है ना, आतंकवादियों ने। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर वगैरह लेके गए थे, वही एक जाके वहां पे छोड़ दिया था, तो वो जाके क्रैश हो गया था। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या दर्शाता है, ये आतंकवादी घटना को दर्शाता है, जिससे कोई एक ही व्यक्ति नहीं जुड़ सकता, एक देश नहीं जुड़ सकता, सभी देशों को इससे जुड़ने के लिए एक साथ आना पड़ेगा और आतंकवादी हर एक संगठन को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी खतरे का स्रोत है महामारी। विश्व में महामारी बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल रही है बच्चों, जैसे कि HIV, एड्स, बर्ड फ्लू, सार्स, ऐसी बड़ी बड़ी महामारियां हैं जिससे कोई एक देश नहीं निपट सकता। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि ये महामारियां अप्रवास आने जाने, व्यवसाय, व्यापार, पर्यटन और सैन्य अभियान की वजह से ज्यादातर फैलती हैं। एक अनुमान है कि लगभग 2003 तक पूरी दुनिया में 4 करोड़ लोग HIV एड्स से ऑलरेडी संक्रमित हो चुके हैं। ठीक है, ये एक अनुमान लगाया गया है, तो ये चीज आपकी यहाँ पे आ जाती है। एंड देन वैश्विक निर्धनता की बात आ जाती है कि विश्व स्तर पर लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत ही ज्यादा कम है, जिससे कई लाख लोग बेरोजगारी तथा भूख के कारण मौत का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, अनुमान ये है कि अगले 50 सालों में दुनिया में सबसे गरीब देशों में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी, जबकि जो और अमीर है उनकी जनसंख्या घटेगी, ऐसा बताया जा रहा है।
अब लोगों के पास में पैसा नहीं है, प्रति आय कम है, तो भुखमरी फैलेगी, अकाल आएगा, लोग मौत के शिकार बन जाएंगे। ठीक है, मानवाधिकार आ जाता है, ये आपका आखिरी पॉइंट है, सिंपल सा। ठीक है ना, तो ये कुछ कुछ पॉइंट है आपके, इजीली आप इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपका ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में आपका जो 29 था। ठीक है, सुरक्षा के नए खतरे के स्रोत में आतंकवाद, महामारी, एंड देन वैश्विक निधनता, एंड द लास्ट वन इज मानवाधिकार। इंग्लिश में द वर्ल्ड हैज विटनेस्ड अ फ्लूडरी ऑफ इन्वायरमेंटल मूवमेंट ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, एक्सप्लेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेटमेंट। तो क्या क्या है उसके बारे में, माइनिंग इंडस्ट्री मूवमेंट के बारे में बात बताएंगे, फॉरेस्ट मूवमेंट के बारे में बात बताएंगे, एंड देन मूवमेंट अगेंस्ट बिग डैम्स, इसके बारे में आप यहाँ पे ये सारी की सारी बातें बताएंगे। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आता है हमारा अगला क्वेश्चन, दैट इज की डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ न्यू सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो सबसे पहला है टेररिज्म, दैट इज पॉलिटिकल ब्लडशॉट। ठीक है, पेंडेमिक्स आ जाता है, ग्लोबल पॉवर्टी की बात आ जाती है, एंड देन ह्यूमन राइट्स की बात आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे आ जाता है बच्चों अगला क्वेश्चन 30। बहुत बढ़िया प्रश्न बच्चों, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए क्या हुआ था कि भारत की आजादी के बाद जो चौथे आम चुनाव हुए थे, इससे पहले देश में किस तरीके के बदलाव आ चुके थे, और इन चुनावी परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी गई। दैट मीन्स 1967 के जो चुनाव हुए थे, चौथे लोकसभा आम चुनाव के, तो ये इससे पहले देश में क्या बदलाव हो चुके थे, और 1967 के बाद में जो चुनाव हुए इसको राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों देते हैं, क्यों कहा जाता है कि राजनीतिक भूकंप आ गया था, अर्थक्वेक आ गया था एक तरीके का। ठीक है ना, क्यों बोलते हैं। तो चौथे आम चुनाव तक देश में आए बदलाव, सबसे पहला दो बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों की मौत, 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी के ताशकंद समझौते के दौरान। ठीक है, नए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को जब चुना गया था तो इनकी ये कम अनुभवी थी। दो युद्धों के दौरान भारत पाकिस्तान 1965, भारत और चाइना 1962। ठीक है, 1962, इसमें भारत को बहुत ज्यादा सैन्य खर्चा करना पड़ा था, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, भारत में आर्थिक संकट आ गया था। क्यों भाई, क्योंकि मानसून असफल हो गया था। आप सभी को होता है भारत की कृषि ज्यादातर मानसून पर निर्भर है, अब मानसून असफल हुआ तो सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया तो खेती की पैदावार में गिरावट हुई, खाद्य संकट बढ़ पड़ा। ठीक है, अब हमारे पास जो भी इंटरनेशनल करेंसी थी, फॉरेन करेंसी, उसको हमने अनाज खरीदने में लगा दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा उत्पादन घट गया और निर्यात में हमें गिरावट करनी पड़ी। ठीक है, रुपए का अवमूल्यन होगा, जहां आर्थिक संकट से पहले रुपए जो था अमेरिकी डॉलर के सामने $1 5 था, $1 इज इक्वल टू 5 रुपीज। लेकिन अमेरिका ने कहा कि अगर तुम्हें हमसे व्यापार करना है तो इसका मूल्यन करो, तो हमें अपना रुपया साथ करना पड़ेगा। ठीक है, अन्य जैसे कि खाद्यान्नों में कमी हो गई थी, महंगाई बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, बंद और हड़तालें चल रही थी, समाजवादी और जो साम्यवादी पार्टी थी इन्होंने संघर्ष छिड़ दिया था, कृषक विद्रोह हो रहा था, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। कि कब, 1967 से पहले के चुनावों तक। ठीक है ना, तो ये वो बेसिकली क्रियाएं हैं, वो कार्य हैं जो ऑलरेडी डन हो चुके हैं चौथे आम चुनाव तक। ठीक है, तो अब आप इसे पढ़ सकते हैं, मैंने बता दिया आपको 1967 के चुनाव से पहले क्या क्या बदलाव ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे चुनाव हुए, इन्हें राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी गई, तो भूकंप की संज्ञा देखो इसलिए दी गई थी, पहले ये समझो, फरवरी 1967 में ये चुनाव हुए थे। भूकंप की संज्ञा इसलिए दी गई थी बच्चों, क्योंकि इस चुनावों में कांग्रेस को राष्ट्रीय यानी कि देश स्तर पर, प्रांतीय यानी कि राज्य स्तर पर, दोनों पर गहरा धक्का लगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के हाथ से 9 राज्य पूरी तरीके से निकल गए थे, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल, ये 9 राज्य इसके हाथ से निकल चुके थे। कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में थोड़ा बहुत बहुमत मिला, लेकिन सीटें और वोट नहीं मिल पाए थे। ठीक है, और ये कांग्रेस प्रणाली का अभी तक का सबसे खराब रिकॉर्ड रहा था। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे आधे मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता ये चुनाव हार गए थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता जैसे कि यहाँ पे के कामराज है तमिलनाडु से, एस के पाटिल है महाराष्ट्र से, अतुल्य घोष है बंगाल से, के वी साय है बिहार से, ये कांग्रेस के दिग्गज नेता थे जो कि चुनाव हार गए थे। कांग्रेस को 7 राज्य में तो पूरा बहुमत मिला ही नहीं। ठीक है, और जो अन्य 2 राज्य थे यहाँ पे दल बदल हो रहा था, इसकी वजह से यहाँ पे पार्टी सरकार नहीं बना पाई। मद्रास की अगर हम बात कर लें, जो इसके यहाँ से निकल गया था, तो यहाँ पे गैर कांग्रेसी दल जो एक पार्टी जिसका नाम था द्रविड़ मुनेत्र कषगम, इसकी यहाँ पे सरकार बनी थी। ठीक है, तो 1967 के चुनावों की इसलिए भूकंप की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि अभी तक के भारत के आजाद होने के बाद में अभी तक कांग्रेस के हाथ से कभी भी एक राज्य नहीं निकला, एक आधा निकल गया हो वो बात अलग है, लेकिन लोकसभा में बहुमत ना मिला हो, और साथ ही 19 जो 9 राज्य हैं, टोटल 9 राज्य इसके हाथ से निकल गए, ये इसके लिए बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो बेसिकली 1967 के चुनावों से पहले क्या क्या हो चुका था बदलाव कंट्री में। ठीक, 1967 के चुनावों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी जाती है, तो ये कुछ कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ऐसा नाम दिया जाता है।
उसके बाद में इसी को हम देखते हैं दूसरे को इंग्लिश में, दूसरा जो क्वेश्चन हमारा 1971 के चुनावी मुकाबले का वर्णन करते हुए इसके परिणाम लिखिए। ठीक है, तो बेसिकली 67 से, ठीक है ना, 1967 से 5 साल कब होंगे, 72 में होने चाहिए थे। ठीक है, बट ये जो थे वो 71 में ही हो गए। ठीक है, 71 में किन्हीं किन्हीं कारणों की वजह से चुनाव हो रहे थे। तो ऐसे में अब आपको समझाना है 71 में ये चुनाव क्यों हुए, मतलब कि क्यों, दैट मीन्स ये नहीं कि आपको चुनाव बताना है, मुकाबला किस किस के बीच में था ये समझाना है। ठीक है, तो चुनावी मुकाबला था कांग्रेस आर के विपरीत लग रहा था, मतलब कि चुनावी मुकाबला जो था वो कांग्रेस आर, यानी कि आप सभी को पता है 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस दो पार्टी में टूट जाती है। कांग्रेस आर रिप्रेजेंटेटिव यानी कि इंदिरा गांधी, कांग्रेस ओ यानी कि सिंडिकेट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो चुनावी मुकाबला ये जो था ये कांग्रेस आर की विपरीत सा लग रहा था, क्योंकि जो नई कांग्रेस थी ये बहुत ही कमजोर लग रही थी। ग्रैंड अलायंस का मतलब ये हो गया कि कांग्रेस पार्टी के विपक्ष की वे सभी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी पार्टी जो जिन्होंने चुनाव में गठबंधन बनाया इंदिरा गांधी जी को देश की सरकार से हटाने के लिए। इसमें बड़े बड़े पार्टीज गठबंधन जैसे कि एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल, अन्य जो छोटी छोटी पार्टियां थी वो एक ही छतरी के नीचे आ गई, जिसको बोला जाता था ग्रैंड अलायंस। ठीक है, नई कांग्रेस के पास में एक मुद्दा था, यानी कि कांग्रेस आज जो थी इंदिरा गांधी जी की, इसके पास में एक मुद्दा था, एक एजेंडा था, एक कार्यक्रम था कि गरीबी हटाओ। लेकिन ग्रैंड अलायंस के पास में कोई मुद्दा नहीं था, इसीलिए इंदिरा गांधी जहां पे प्रचार वगैरह करने के लिए जाती वो कहती विपक्षी गठबंधन ग्रैंड अलायंस के पास में कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा उनके पास सिर्फ इतना सा है कि इंदिरा हटाओ। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, जिसके चलते समाज के वंचित तबके, खास करके ऐसे किसान जिनके पास भूमि में नहीं थी, दलित लोग, आदिवासी लोग, अल्पसंख्यक, महिला, बेरोजगार नौजवानों ने इंदिरा गांधी जी को अपना समर्थन दिया। ठीक है, और फाइनली जब 1971 के चुनाव होते तो जीत जाती। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे कदम उठाए थे इनके लिए, वो यहाँ पे देख सकते। तो हाँ, हम मान सकते हैं कि चुनाव जो था 1971 का ये इनके विपरीत जरूर लग रहा था, लेकिन ये कहना कि भाई पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म हो चुका था कि अब इंदिरा गांधी जी की सरकार नहीं बनेगी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चुनावी मुकाबले 1971 में इंदिरा गांधी जी की सरकार बनती है। परिणाम क्या रहे, तो परिणाम ये रहे बच्चों, कांग्रेस आर और सीपीआई का जो गठबंधन था इसे वोट और सीटें बहुत मात्रा में मिली। ठीक है, जितनी अभी तक नहीं मिली थी। ठीक है, अकेले कांग्रेस को 352 सीटें मिली, केवल कांग्रेस आर को, और 42% वोट एक ही पार्टी को मिले थे, इंदिरा गांधी जी। बाकी गठबंधन को 375 में से 375 टोटल मिले थे, जिसमें सीपीआई गठबंधन, सीपीआई और कांग्रेस शामिल था। ठीक है ना, कांग्रेस ओ को, जो कि 1967 के चुनावों में बेसिकली नहीं, कांग्रेस ओ तो 1969 में बनी थी बेसिकली, है ना, राष्ट्रपति चुनाव के बाद में, तो 67 का कोई मतलब ही नहीं होता। हाँ, ये है कि सिंडिकेट के लोगों को ये लग रहा था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। ठीक है, महाजोट ग्रैंड अलायंस को इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां इसमें शामिल थी, मात्र 40 से भी कम सीटें मिली थी। इसके फलस्वरूप कांग्रेस आर ने अपना दबदबा एक बार फिर से भारतीय राजनीति में कायम कर लिया। ठीक है ना, तो ये रही आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस, पूरा का पूरा यहाँ पे प्रक्रिया, जो कि यहाँ पे आपको समझाना था, एंड आई होप यू वेल अंडरस्टैंड दैट इज वन। ठीक है, तो समझ में आ गया चुनावी मुकाबले के बारे में। अब एक बार इसको इंग्लिश में देख लीजिए आप। क्या, आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस व्हाट चेंजेस हैड टेकन प्लेस टिल द फोर्थ जनरल इलेक्शन एंड व्हाई दिस इलेक्शन रिजल्ट्स आर टर्म्ड एज पॉलिटिकल अर्थक्वेक। ठीक है, तो चेंजेस क्या क्या हो चुके थे ऑलरेडी, उसके बारे में आपके सामने ये पॉइंट दिए गए हैं, आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। अब जो यहाँ पे फोर्थ जनरल इलेक्शन हुए थे 1967 के, इसे संज्ञा दी गई पॉलिटिकल अर्थक्वेक की। तो कैसे दी गई वो आप इजीली यहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे तरीके समझ में आ चुका होगा। वेल, आगे बात करेंगे। अच्छा, ये भी लिखा हुआ है क्या? ठीक है, इलेक्शन की बात आ जाती है 1971 की, तो इलेक्टोरल जो कॉन्टेस्ट है वो 1971 के फरवरी में हुआ था, वो आप इजीली यहां से देख सकते हैं। एंड देन कि इसके परिणाम क्या निकले, तो परिणाम आपके सामने ये आ जाते हैं, ये निकले थे। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पे जो आज का हमारा नया सैंपल पेपर था, ठीक है, वो पूरा का पूरा सैंपल पेपर मैंने आपको समझा दिया। अब एक जो सैंपल पेपर है उसका मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ, आप बस उसे पढ़ते चलना, मैं आपको बोलता चलूंगा, समझाता चलूंगा, बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी जी के लिए असली चुनौती विपक्षी नहीं बल्कि खुद की पार्टी के अंदर सिंडिकेट से हुआ करती थी निपटना, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति चुनाव जो थे बीबी वाले, ठीक है ना, वो उसने एक अहम भूमिका निभाई थी। बिल्कुल ठीक बात है भाई, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो सिंडिकेट थे वो चाहते थे इंदिरा गांधी को हम इसलिए लाएं ताकि इनके माध्यम से हम सरकार चलाएं, लेकिन इंदिरा गांधी जी इनके मंसूबों को भांप गई थी और उन्होंने अपना मुकाम बनाना शुरू कर दिया था। इसलिए सिंडिकेट चाहता था
कि अब इसे बस कांग्रेस से कैसे भी करके निकालना है, ठीक है ना। तो इसलिए जब ये बात चली रही थी, तनातनी चली रही थी, तो 1969 में जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। सिंडिकेट के नेताओं ने ये सोचा कि हम इंदिरा गांधी के जो प्रतिद्वंदी है नीलम संजीवा रेड्डी, इन्हें लेके आएंगे राष्ट्रपति पद पे, ये थोड़ी बहुत गलती करेंगे तो उन्हें हटा देंगे, हम अपनी दोबारा सरकार कायम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इंदिरा गांधी जी इस स्थिति को भाप गई, उन्हें समझ में आ गया मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को अपना समर्थन दिया। फाइनल जब चुनाव होते हैं तो वीवी गिरी विजयी रहते हैं और राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम के बाद में जो सिंडिकेट थे उन्होंने इंदिरा गांधी जी पे आरोप लगाया, आपने जो पार्टी के नियम वगैरह उसको तोड़ा है, इसीलिए हम आपको पार्टी से निकालते हैं। इसीलिए कांग्रेस दो पार्ट में बट गई। इंदिरा जी की कांग्रेस को कांग्रेस आर बोलते हैं, रिप्रेजेंटेस्ट, और सिंडिकेट की कांग्रेस को बोलते हैं और कांग्रेस को ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है चंदी, ठीक है भाई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर आता है विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत क्या थे। तो विदेश नीति के बहुत से मुख्य सिद्धांत थे, जैसे कि गुट निरपेक्षता की नीति, ठीक है। दोनों गुटों में से शामिल ना होकर नए देश की एक अपनी नई दुनिया बसाएं, जिसमें तीसरे विकल्प के रूप में ये सामने आया था। लोकतंत्र का सम्मान भारत में हमेशा से किया गया है। मानवाधिकार का सम्मान ये भी किया गया, मानवाधिकार आयोग भी बनाया गया है, ठीक है। साम्राज्यवाद और उपनिवेश का विरोध भारत हमेशा से अंग्रेजों का या फिर उसने विरोध किया है भारत ने, ठीक है। इसलिए जो इंडोनेशिया था इसको डचों से आजाद करवाने के लिए दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद की नीति का विरोध भी किया था, ठीक है ना। क्योंकि भारत को पता है कि जब कोई आपके साथ में अत्याचार करता है तो कैसा होता है, ठीक है। भारत की विदेश नीति हमेशा विश्व शांति और मित्रता को बढ़ावा देने की बात करती है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं के विलय में पंजाब समस्या का वर्णन कीजिए और जम्मू एवं कश्मीर जो विलय है इसको विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिला ये समझाइए। तो ये मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ भाई बढ़िया तरीके से। बाकी आपको पिछली वीडियो को देखना पड़ेगा अगर आपको इसी तरीके से समझना है। ये आपके सामने है। और पंजाबी भाषी क्षेत्रों के लिए मतलब पंजाब जो था उसमें पहले हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ये पहले शामिल थे। तो 1920 के दशक में अकाली दल ने पंजाबी भाषी क्षेत्र के लिए एक अलग क्षेत्र की मांग की। इसीलिए हिंदी भाषियों के लिए 1966 में हरियाणा बना दिया गया और पहाड़ी क्षेत्र को हिमालय बना दिया गया और पंजाबियों के लिए जो है केवल और केवल पंजाब बना दिया। अकाली दल ने 1973 के आनंदपुर साहिब सम्मेलन में पंजाब के लिए आदि स्वतंत्रता की मांग की। कुछ ने कहा हम धार्मिक नेताओं को जो धार्मिक नेता हैं इनकी स्वायत्त सिख की पहचान होनी चाहिए। कुछ चरमपंथियों ने खालिस्तान बनाने की मांग की थी। तो भाई इसीलिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चला दिया गया था, ठीक है ना। ये कुछ पॉइंट है भाई, आप इनको देख लो, ठीक है। क्योंकि अब टाइम आपके पास ज्यादा है नहीं, अभी मैं आपके लिए लाइव भी आने वाला हूँ 9:30 बजे, तो टाइम लग जाएगा ज्यादा, इसीलिए आप इसको देख लो अच्छे तरीके से, ठीक है। बाकी आपका यहाँ पे अथवा में दिया हुआ है कि जम्मू एवं कश्मीर का जो रियासत का विलय था इसका कैसे किया गया, तो वो भी आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका कंप्लीट यहाँ पे। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन आया था, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। राष्ट्र निर्माण में देसी रजवाड़ों के विलय में कौन कौन सी समस्याएं आई थी और सरदार पटेल की भूमिका क्या थी। तो रजवाड़ों के विलय में बहुत बड़ी समस्या थी। कुछ जो थे बेसिकली रजवाड़े मिलना नहीं चाहते थे, ठीक है ना, आजाद रहना चाहते थे। सबसे बड़ी समस्या थी जो हमने सपना देखा था अखंड भारत का वो टूटता हुआ लग रहा था। लेकिन हमें घबराने की क्या जरूरत है जब हमारे पास में सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान व्यक्ति हैं। इन्होंने देश में 565 रियासतों के एकीकरण और देश को अखंड बनाए रखने के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे, ठीक है। इन्होंने ये कहा 565 में से कुछ 10-15 ऐसी रियासतें जो मिलना नहीं चाहती है, तो इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने साम दाम दंड भेद इसकी नीति अपनाई, सभी को अपने में शामिल कर लिया। जैसे हैदराबाद जूनागढ़ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा शामिल किया गया, मणिपुर की रियासत जो थी इसके राज्य पे दबाव डाल के शामिल किया गया, ठीक है। और जम्मू कश्मीर को थोड़ा लचीला रुख अपनाया और विशेष राज्य का दर्जा दिया, शामिल कर लिया। इसी के सम्मान में इनको इनको जो है लौह पुरुष की संज्ञा दी है महात्मा गांधी ने और इनके नाम से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण भी कराया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था भारत तथा बांग्लादेश के बीच विवाद के मुद्दे अच्छे संबंध। ये भी मैं आपको समझा चुका बढ़िया तरीके से। विवाद के मुद्दे हैं गंगा नदी जल बंटवारे को लेकर और तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर। 1971 से बांग्लादेश से जो सीमा पास से घुसपैठ होती है उससे भारत के राज्यों की संस्कृति प्रभावित हुई है, ठीक है। बांग्लादेशी आतंकवादी शिविर लश्कर तैयबा वगैरह ये जो है भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। अवैध तस्करी की जाती है, म्यांमार से गैस पाइपलाइन जो है वो आने नहीं देता बांग्लादेश, ठीक है। अगर ये आ जाएगी तो गैस हमें बहुत सस्ती मिलेगी, लेकिन बांग्लादेश चाहता नहीं है। तो ये चीजें बेसिकली, ठीक है। ये तो विवाद हो गया और कुछ अच्छे मुद्दे हैं, ठीक है। पूरब चलो नीति का हिस्सा है, आपदा प्रबंधन जैसी समस्या पे मिलकर काम करते हैं। शेख हसीना ने 2008 में कहा था कि हम आतंकवादी जो शिविर उनको खत्म करेंगे और प्रधानमंत्री ने 2014 में $20 अरब देने का वादा किया था आर्थिक सहायता के लिए और 2015 में दोनों ने कुछ क्षेत्र एनक्लेव को लेकर आदान प्रदान करने की बात कही थी, ठीक है ना। ये कुछ पॉइंट है आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बात आती है क्वेश्चन नंबर हमारे कहाँ गया हाँ 30 की। वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है बच्चों, जिसके संबंध में हमको आर्थिक
और राजनीतिक परिणाम समझाने। तो आर्थिक परिणाम आपको समझा चुका हूँ, प्रौद्योगिकी विकास, आयात निर्यात पर प्रतिबंध खत्म होना, व्यापार बढ़ना, विदेशी मुद्रा मिलना, वैश्विक संबंध स्थापित होना, वस्तु की उच्च गुणवत्ता, विदेशी व्यापार में वृद्धि, ये सभी सकारात्मकता। नकारात्मकता में क्या हो जाएगा, छोटे उद्योग का पतन हुआ, असमान विकास हुआ, विकसित देशों की कठोर विजय नीति की वजह से व्यापार हो नहीं पाता था और समाज सुरक्षा कवच अब हटता जा रहा था। ठीक, वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम, सरकार जो थी इनकी ताकत बढ़ती जा रही थी, पर्यावरण कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में अपने जो कदम थे वो अच्छे से उठा पा रहे थे, और एक आधे पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नकारात्मक परिणाम क्या हुए कि देशों की सरकार जो थी इनकी ताकत अर्थात क्षमता में कमी आई, उसका दायरा सीमित हो गया, अब वो अपने कदम बहुत ही सोच समझ कर उठाते हैं, सामाजिक कल्याण के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो खत्म हो चुके हैं पूरी तरीके से, या कमी आ चुकी है, समाज सुरक्षा कवच नागरिक से पूरी तरीके से हट चुका है। ठीक है, तो ये बातें थी। आजादी के बाद श्रीलंका में जो लोकतंत्र कायम रहा, लेकिन यहाँ पे जातीय संघर्ष रहा था, वो आप देख सकते हैं, सिंगली और तमिलों की जो पूरी की पूरी बात है उसे आप इसीलिए यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो ऑलरेडी हमारे 46 मिनट्स यहाँ पे हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको आपके दोनों सैंपल पर बढ़िया तरीके से समझा दिया। देखो, एक सैंपल पेपर मैंने आपको रिवीजन करवाया है, बाकी जो दूसरा सैंपल पेपर था वो मैंने आपको समझा दिया अच्छे तरीके। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आज की ये जो हमारी वीडियो थी बच्चों, ठीक है, आज की ये वाली जो वीडियो थी हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अभी आपके लिए लाइव भी आना है, तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी जाके। तो आप सभी को आज की ये वीडियो कैसी लगी बच्चों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को हमें लाइक करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और साथ ही आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी, जो मैंने आपको क्वेश्चन समझा वो समझ में आया नहीं। और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, ताकि वो भी आपके लिए आपके जैसी ही तैयारी कर सके। बाकी मिलते हैं आपसे लाइव सेशन में अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और तैयारी कर ली होगी अच्छे तरीके से। ऑल द बेस्ट सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।